इस वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास में ये हमारा 25वां लेक्चर है और आज के इस सेशन में हम अगेन सोशलिज्म के बारे में बातें कर चुके हैं काफ़ी कुछ। और आज के सेशन में हम कम्युनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने बात की थी कि जब मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया तो मजदूरों का शोषण बहुत तेज हो गया और उसे काउंटर करने के लिए फिलॉसफी आई, दैट वाज सोशलिज्म। सोशलिज्म को आधार बनाकर कार्ल मार्क्स ने एक फिलॉसफी को इवॉल्व किया, दैट वाज कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब होता है बराबरी, समाज में हर व्यक्ति एक समान तरीके से डील किया जाए। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि कैपिटलिज्म के कोर में जो फिलॉसफी थी दैट वाज इंडिविजुअल। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल को सेंटर में रखा गया था, जबकि सोशलिज्म और ध्यान दीजिएगा, सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों में सेंटर में रखा जाता है किसको? स्टेट को। दोनों का ही जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि समाज में इक्वलिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। इक्वलिटी कैसी? सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को समाज में एस्टैब्लिश किया जाए। हालांकि दोनों का तरीका अलग अलग है। हमने देखा कि जब हम बात कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में, तो सोशलिज्म में इस सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेट के रोल को स्वीकार किया गया था, थोड़ी बहुत इनइक्वलिटी को भी स्वीकार किया गया था, थोड़ी बहुत जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको भी स्वीकार किया गया था, मतलब वो काफी माइल्ड था। लेकिन कम्युनिज्म इन सभी बातों को खारिज करता है। कम्युनिज्म का अपना तरीका है समाज में समानता को स्थापित करने का। वो चाहते हैं कि एक रेडिकल चेंज आए, इसके लिए अगर वायलेंट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है तो किया जाए। मजदूर एक साथ एकत्रित हो जाएं, जैसा कि यहाँ पर मुट्ठी बांधकर दिखाया गया है, वो हथियार उठा लें और हथियारों के सहारे जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको खत्म कर दिया जाए। एक साम्य समाज की स्थापना की जाए जहां पर हर व्यक्ति एक समान हो, हर व्यक्ति के पास समान अधिकार हो, उत्पादन के साधनों पर उनका अधिकार हो। यहाँ पर किसी भी तरीके की असमानता को भी ना तो स्वीकार किया गया हो, ना ही राज्य की अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, क्योंकि कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद की फिलॉसफी ये मानती है कि जो राज्य है वो पूंजीपतियों यानी कि कैपिटलिस्ट की जो क्लास है उसके हाथ की कठपुतली है और स्टेट के स्टूल का इस्तेमाल करके जो सर्वहारा वर्ग है यानी कि मजदूर वर्ग है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है। अब देखिए कम्युनिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी के निर्माण की बात करता है, जहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके कॉमन ओनरशिप की बात की जाती है, यानी कि जो मजदूर वर्ग है वो एक साथ मिलकर, कम्युनिज्म कॉमन वर्ड से निकला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर चीज कॉमन होती है, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस पर हर व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि मजदूर वर्ग का अधिकार होता है और समाज में कोई वर्ग नहीं होता। जैसे कि कैपिटलिज्म में दो वर्ग हुआ करते थे, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। यहाँ पर कोई वर्ग नहीं होगा, हर व्यक्ति एक समान होगा। कोई राज्य नहीं होगा जो इन मजदूरों को एक्सप्लॉइट कर सके, कोई कैपिटलिस्ट क्लास नहीं होगा जो इन्हें एक्सप्लॉइट कर सके। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले बात कर रहे थे अपनी योग्यता के अनुसार पाएंगे। सोशलिज्म में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता था, अपनी योग्यता के अनुसार पाता था। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, वर्क एज पर हिज एबिलिटी एंड अवेल्स एज पर हिज नीड, और यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार पालेगा। According to the principle of communism, main process of resolving problem of classless and other favoritism in society for the working class is to replace the prosperous ruling class. कम्युनिज्म की फिलॉसफी कहती है कि हम चाहते हैं कि मजदूर वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, जो कि उस समय हो रहा था। जिस समय कार्ल मार्क्स फिलॉसफी को इवॉल्व कर रहे थे वो एक ऐसा समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा था और मजदूर वर्ग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी आ जाए जहां पर कोई ऐसा पूंजीपति वर्ग ना हो, कैपिटलिस्ट क्लास ना हो, जिसे आप बुर्जुआसी कह सकते हैं, हिंदी में बुर्जुआ कह सकते हैं, वो सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर का, प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो ये प्रॉस्परस रूलिंग क्लास है इसे जड़ से मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और इसके लिए कार्ल मार्क्स एक रेडिकल एक्शन की बात करते हैं। वो रेडिकल एक्शन वायलेंट हो सकता है, जहां पर वो ये कहते हैं कि दुनिया के सभी मजदूरों इकट्ठा हो जाइए, अपने हाथों में हथियार उठा लीजिए, आपके पास खोने के लिए आपकी जंजीरों के सिवा और कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा संसार है। वो कहते हैं कि जब ये सर्वहारा वर्ग इकट्ठा हो जाएगा और ये क्रांति करेगा, जिस क्रांति में जो पूंजीपति वर्ग है, कैपिटलिस्ट क्लास है, बुर्जुआसी है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। फिर एक फ्री सोसाइटी का, मुक्त समाज का निर्माण किया जाएगा, जहां पर कोई वर्ग नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, जहां पर हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार पा सकेगा, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकेगा। यहाँ पर सरकार का भी कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इट इमेजिन्स अ वर्ल्ड इन विच ईच पर्सन गिव्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड रिसीव्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये एक ऐसे दुनिया की कल्पना करता है जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देगा और अपनी योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि अपनी जरूरत के अनुसार पालेगा। योग्यता की बात तो हम सोशलिज्म में कर रहे थे। इट इज यूजुअली डेरिवेटेड एज डिवीजन ऑफ एक्सटेंसिव सोशलिस्ट मूवमेंट। देखिए, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, कई बार कंफ्यूजन होती है कि कम्युनिज्म का ओरिजिन क्या है। कम्युनिज्म का ओरिजिन भी सोशलिज्म ही है, जो एक एक्सटेंसिव सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही शुरू हो रहे थे, उन्होंने ही कम्युनिज्म को भी जन्म दिया। इसके कई सारे वेरिएशन हमारे सामने आए, जैसे कि लेनिनिज्म, ट्रॉट्स्किज्म। ट्रॉट्स्किज्म जो है ये फिलॉसफी वो लियोन ट्रॉट्स्की के द्वारा इवॉल्व की गई थी, एक रशियन रिवोल्यूशनरी थे। उसके बाद लग्जमबर्गिज्म, जिसे रोजा लग्जमबर्ग ने इवॉल्व किया था, वो पोलैंड से बिलोंग करती थी। ये जो फिलॉसफीज हैं वो मार्क्स की फिलॉसफी से मिलती जुलती फिलॉसफीज हैं। ये भी वही बातें कहते हैं मोर एंड लेस जो मार्क्स कहते हैं। कुछ ऐसी भी फिलॉसफीज हैं जो कम्युनिज्म से जुड़ी हुई हैं लेकिन वो मार्क्स को एडवोकेट नहीं करती हैं, जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिज्म जो कि न्यू टेस्टामेंट पे बेस्ड है, जहां पर बिना किसी वायलेंट मेथड के आप एक साथ इकट्ठा होइए और चीजों को मिल बांट कर इस्तेमाल करिए। दूसरा है एनार्किस्ट कम्युनिज्म, जिसे सदर्न यूक्रेन में प्रैक्टिस किया गया था मैक्नोविया के द्वारा। मैक्नोविया वो जगह है, एक्चुअली में इसे प्रैक्टिस किया गया था नेस्टर मैक्नो के द्वारा और उन्हीं के नाम पे इस लोकेशन का नाम मैक्नोविया रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का निर्माण किया गया था जो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना वो कंज्यूम कर सके। वो आपस में ही ट्रेड करते थे और बहुत कम सरप्लस प्रोडक्शन किया जाता था। तो ये एक अलग तरीका था कम्युनिज्म का, जिसे एनार्किस्ट कम्युनिज्म कहा गया। तो ये जो फिलॉसफीज है वो मार्क्स की फिलॉसफी से अलग है। तो यहाँ पर देखिए कई बार तो हम मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को भी एक समझ लेते हैं। तो एक यहाँ पर फिलॉसफी है कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी है ये अपना ओरिजिन लेती है सोशलिज्म से। सोशलिस्ट मूवमेंट उस समय चल रहे थे, उसी से इसका ओरिजिन आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स इस फिलॉसफी को इवॉल्व करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इस फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं कार्ल मार्क्स की, और कुछ लोग कम्युनिज्म की दूसरी फिलॉसफी को जन्म देते हैं। इन्हें सपोर्ट करने वाले लोग मैंने आपको बता दिया, और इन्हें अपोज करने वाले लोग, या फिर अपोज तो नहीं कहेंगे, इनसे अलग जो फिलॉसफी थी उसका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो देखिए, जो लियोन ट्रॉट्स्की की फिलॉसफी थी, जो एक रशियन रिवोल्यूशनरी थे, वो लेनिन की फिलॉसफी से तो सहमत थे क्योंकि वो मार्क्स की फिलॉसफी को
कोर तौर पे फॉलो किया जाए ऐसा मानते थे। लेकिन जब उसके बाद स्टालिन आते हैं तो स्टालिन काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, वो लोगों को अधिकार देना बंद कर देते हैं, बहुत ही रेडिकल तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो उसके बाद जो लियोन ट्रॉट्स्की है वो उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे इमर्ज हुआ, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं, कुछ लोग ऐसी फिलॉसफीज उसके बाद जन्म होती हैं जो कार्ल मार्क्स को फेवर करती हैं, कुछ लोग उनको फेवर नहीं करते हैं, उनकी फिलॉसफी कम्युनिज्म से ही जुड़ी हुई है लेकिन अलग है। तो कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म एक ही नहीं है, कम्युनिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें कार्ल मार्क्स की भी फिलॉसफी आ जाती है कम्युनिज्म की, और अन्य लोग भी हैं जो कि कम्युनिज्म की फिलॉसफी प्रोपेगेट करते हैं, और जो एक पूरा ओवरऑल टर्म है वो सोशलिज्म है जिसके अंदर ही सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फेमस फिलोसोफर है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, जिन्होंने अपने समय में इन दोनों लोगों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा 1848 में। ये वो समय था जब पूरे यूरोप में क्रांति का दौर चल रहा था। इट वाज डॉक्यूमेंटेड इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दैट इनिशियली कम्युनिस्ट फिलॉसफी वाज द हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म। ये भी डॉक्यूमेंट किया गया है कि जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है वो सोशलिज्म की हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। ये बात तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, बिकॉज़ मैं आपको बताता हूं जो मेजर सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है वो यही है कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म कैसे जुड़े हुए हैं। यू कैन इजीली ट्रेस डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ट्रेस कर सकते हैं कि कम्युनिज्म की फिलॉसफी क्या है और सोशलिज्म की फिलॉसफी क्या है। दोनों में अंतर बड़े आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी है वो स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, और जो सोशलिज्म की फिलॉसफी है वहां पर राज्य की ओनरशिप होती है, स्टेट की ओनरशिप होती है हर प्रोडक्शन पे, वहां पे थोड़ी बहुत कैपिटलिज्म की भी गुंजाइश होती है, थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी की भी गुंजाइश होती है। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, तो अंतर तो बहुत आराम से स्पष्ट हो जाता है, लेकिन दोनों का रिलेशन क्या है यही स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो वो आपको यहाँ से इन लाइनों से स्पष्ट हो जाएगा। इन दिस मॉडर्न वर्जन, जो भी मॉडर्न वर्जन हमारे सामने कम्युनिज्म का है, वो सोशलिस्ट मूवमेंट जो 19वीं सेंचुरी में यूरोप में चल रहा था उसी से इवॉल्व होकर निकला। जब जो कैपिटलिज्म के क्रिटिक्स थे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो दौर था उसको काउंटर कर रहे थे, उसके खिलाफ एक रेबेलियन का दौर चल रहा था। तो सोशलिज्म की जो फिलॉसफी थी, जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, वहीं से कम्युनिज्म की फिलॉसफी इवॉल्व हुई। यही बात यहाँ पर बताई गई है जो मैं पहले से भी दोहरा रहा हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ द टर्म कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म चेंज्ड आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। देखिए इसके पहले तक 1917 का जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था, उसके पहले तक तो कई बार इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली किया जाता था। इनफैक्ट बाद में तो सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल कैपिटलिज्म को बचाने के लिए भी किया गया, जो मैंने आपको बताया था, वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट आया। जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे उन्होंने सोशलिज्म के फीचर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया ताकि उनके यहाँ कोई कम्युनिस्ट मूवमेंट ना हो जाए। तो 1917 के बाद इसमें सेग्रीगेशन दिखने लगा। इसके पहले तो कई बार दोनों शब्दावलियों का इस्तेमाल एक ही तौर पे कर दिया जाता था और काफी कंफ्यूजिंग फिलॉसफी बन जाती थी। ये अंतर कब स्पष्ट होता है, जब मार्क्सिस्ट बोल्शेविक पार्टी जो रशिया में थी उसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया और वहां पर एक सिंगल पार्टी रिजीम की स्थापना की बात कही गई, जो कि सोशलिस्ट पॉलिसीज को व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में आगे बढ़ाएगा। अब देखिए मार्क्स की फिलॉसफी में एक और महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के जो मजदूर हैं वो इकट्ठा होंगे, वो रिवोल्ट करेंगे, रिवोल्ट करने के बाद वो कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म कर देंगे और एक साम्यवादी राज्य की स्थापना करेंगे। राज्य तो होता नहीं है, साम्यवादी समाज की स्थापना करेंगे, जहां पर जो उत्पादन के साधन होंगे उन पर मजदूरों का अधिकार होगा, जो प्रोडक्शन किया जाएगा उसे सब में समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ समस्या एक और थी, मार्क्स इसे और प्रैक्टिकल बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुरंत ही राज्य को खत्म कर दिया गया, जिसमें हिंसा का भी सहारा लिया जाएगा, उस परिस्थिति में अगर तुरंत राज्य को खत्म कर दिया गया, स्टेट को खत्म कर दिया गया, एक स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण कर दिया गया, जो कि उद्देश्य है इसका कम्युनिज्म का भी, कम्युनिज्म का इनफैक्ट वो उद्देश्य है, सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का जो कॉमन उद्देश्य है, जो कॉमन पर्पस है, वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है जहां पर सामाजिक और आर्थिक समानता हो, सोशियो और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, जो कि कैपिटलिज्म में नहीं हुआ करती। तो अब इस स्थिति में अगर आपने राज्य को खत्म कर दिया तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो दोबारा से उठाएगा और हो सकता है कि जो प्रोलेटेरिएट है वो कई बार कमजोर होते हैं, उन्हें फिर से दबा ले जाए। तो इसीलिए मार्क्स इन बिटवीन एक स्टेट की बात करता है। वो कहता है कि जब तक कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से जड़ से खत्म ना कर दिया जाए, तब तक ये जो प्रोलेटेरिएट्स होंगे, यानी कि जो सर्वहारा वर्ग होगा, जो मजदूर वर्ग होगा, वो अपनी सरकार बनाएगा। इसे कहा जाएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कैपिटलिज्म को जड़ से खत्म कर देना। और जब कैपिटलिज्म को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, वास्तविक तौर पे बिल्कुल आइडियली समाज में दो वर्ग नहीं रह जाएंगे, कोई क्लास नहीं होगा, तब इस राज्य को भंग कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद एक ऐसा समाज बनाया जाएगा जो आइडियली कम्युनिस्ट होगा। कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई करेंसी नहीं, कोई इनइक्वालिटी नहीं। तो देखिए कई बार ये जो सोशलिस्ट फेज है उसे ही डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट मान लिया जाता है, क्योंकि अगर आप फीचर्स मैच करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जब मार्क्स कहते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को एस्टैब्लिश किया जाएगा बिफोर कम्युनिज्म, साम्यवाद के पहले, तो जब आप फीचर्स देखेंगे तो आपको सोशलिज्म के फीचर्स इस डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में मिल जाएंगे, जहां पर सोशलिज्म ये कहता है कि राज्य होगा जिसके पास सभी उत्पादन के साधनों का यू कह सकते हैं ओनरशिप होगी, वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब वो सारे जो फीचर्स हैं वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में आ जाएगा, जहां पर सर्वहारा वर्ग की सरकार होगी, सभी उत्पादनों के साधनों पर उसका अधिकार होगा, वो उसे रेगुलेट करेंगे, हर व्यक्ति को अधिकार दिए जाएंगे और ये जो फीचर्स हैं ये सेम टू सेम सोशलिज्म के फीचर हैं। तो कई बार ये भी कह दिया जाता है कि जो सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म कह लीजिए या फिर कम्युनिज्म कह लीजिए, बिकॉज मार्क्स की जो फिलॉसफी है वो कम्युनिज्म की है, उसका प्रिकर्सर है, उसका पूर्ववर्ती है। यानी कि मार्क्स के कम्युनिज्म के आने के पहले सोशलिज्म आता है। मुद्दा सिर्फ इतना है, जब वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं तो उनकी फिलॉसफी सोशलिज्म से मैच करती है। तो इसी आधार पर ये बात भी कही जाती है। अगर आपको ये बात कहीं मिल जाए कि सोशलिज्म इज प्रिकर्सर ऑफ कम्युनिज्म, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो फिलॉसफीज हैं वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की सोशलिज्म से बिल्कुल मैच करती हुई रहती है। ठीक है, बाकी सोशलिज्म का फिलॉसफी बहुत ब्रॉड है और कम्युनिज्म कहीं ना कहीं उसके अंदर ही आ जाता है। स्टालिन 1928 में आते हैं, जो कि लेनिन की फिलॉसफी को उलट देते हैं, जिसका विरोध किया जाता है लियोन ट्रॉट्स्की के द्वारा। वो कहते हैं कि जो स्टालिन की फिलॉसफी है वो मार्क्स की फिलॉसफी के कोर को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये सारी बातें तो विरोधात्मक हैं जो बनी रही। अब हम सीधा ऐसी बातों पर आते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे। क्या पॉजिटिव्स हैं मार्क्सिज्म के? यहाँ पर देखिए एक एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, समाज में हर व्यक्ति को लाभ होता है। कैपिटलिज्म में जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है वो यहाँ पर नहीं होता, सबको पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। कम्युनिज्म में बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए एक थ्योरेटिकल डोगमा ये भी है कि ये इक्वलिटी को इंश्योर कर पाता है, समाज में स्ट्रॉन्ग सोशल कम्युनिटीज बन जाती हैं जो आपस में मिलजुल कर रहती हैं। ये यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोट करता है, हर व्यक्ति को एजुकेशन मिल जाती है जिसके आधार पर वो क्लास को रियलाइज कर पाता है, जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी डेवलप हो पाती है। जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी है वो वुमेन के लिबरेशन की भी बात करता है और उनके एक्सप्लॉयटेशन को एंड करता है। जब लेनिन आए थे तो उन्होंने ये काम किया था, महिलाओं को अधिकार दिए थे, उनके लिए पहली बार कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। हालांकि
जब स्टालिन आते हैं तो फिर से चीज़ों को बदल दिया जाता है, महिलाओं को अधिकार जो दिए गए थे उन्हें खत्म कर दिया जाता है। तो जो कोर फिलॉसफी है मार्क्सिज्म की या फिर कम्युनिज्म की फिलॉसफी जिसे मार्क्स ने प्रोपोगेट किया, तो उसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। और जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है वो एक नए व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात करता है, जो क्लास के तौर पे कॉन्शियस है, वो जानता है कि अभी तक क्या गलत हुआ है, उसे कैसे सही करना है। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं कम्युनिज्म के या फिर जो मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म है उसके। नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो एन आइडिया ऑफ अनटेनेबल परफेक्ट फ्यूचर, नेगेटिव कई सारे हैं। जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी है या जिसे मार्क्स ने प्रोपेगेट किया या जिसे अन्य लोगों ने भी प्रोपेगेट किया कम्युनिज्म की फिलॉसफी को, वो एक ऐसे फ्यूचर, एक ऐसे भविष्य की बात करता है जिसे शायद हम कभी पा ही नहीं सकते। क्योंकि हमने देखा कि आइडियली कहीं पर भी आपने कोई ऐसा देश देखा है क्या जहां पर कोई सरकार ना हो, कोई स्टेट ना हो। एक्चुअली में कम्युनिज्म के स्टेज पर कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है और वो केवल डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जो सोशलिज्म की कोर फिलॉसफी है उनको स्वीकार कर लिया जाता है और ये क्लेम कर लिया जाता है कि हम एक कम्युनिस्ट कंट्री है। वास्तव में दुनिया में कोई भी जो कंट्री है वो कम्युनिस्ट नहीं है। इनफैक्ट कोर तौर पे तो कोई कंट्री कम्युनिस्ट हो भी नहीं पाएगी और जो कंट्री सोशलिस्ट है वो भी कम्युनिज्म के कुछ फीचर्स अडॉप्ट कर लेती हैं। इनफैक्ट अब तो ऐसा दौर आ गया है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वो भी सोशलिज्म के फीचर को अडॉप्ट कर रही है। क्यों कर रही है ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके देश में कोई कम्युनिज्म जैसा, जैसा कि रशिया में हुआ या फिर चाइना में हुआ, वैसा कोई रिवोल्ट ना आए, कम्युनिस्ट रिवोल्ट वहां पैदा ना हो, इसीलिए वो वेलफेयर की स्कीम चला देते हैं और फिर वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट आ जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ फिलोसफर्स सॉलिस्ट, कि जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरी ही नहीं है। मार्क्स एंड एंगल्स ये तो कह देते हैं कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां पर कोई राज्य नहीं होगा, जहां पर असमानता नहीं होगी, कोई क्लास नहीं होगा। लेकिन ऐसा समाज चलेगा कैसे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। और यही कारण था कि जब ऐसे समाज बनाए गए, चाहे वो रशिया में बनाए गए, तो वहां पर भी सिविल वॉर की सिचुएशन जनरेट हुई और इसे डील करने के लिए कुछ मूलभूत बदलाव किए गए। तो इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इस बारे में कुछ कहा नहीं गया। मेनी सोशलिस्ट, कुछ सोशलिस्ट जो फिलोसफर्स हैं, कुछ समाजवादी विचारक ऐसा मानते हैं कि जो ट्रांजिटरी स्टेट का एक मैकेनिज्म बताया गया, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, यानी कि कैपिटलिज्म को खत्म करिए। ठीक है, फिलोसफी क्या है कम्युनिज्म की, कि कैपिटलिज्म को आप खत्म करिए और यहां पर लेकर आइए कम्युनिज्म, और जो कैपिटलिज्म की दिक्कतें हैं उन्हें समाप्त कर दीजिए। लेकिन मार्क्स को पता था कि कैपिटलिस्ट क्लास फिर से उठेगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी को खत्म कर देगा, क्योंकि यहां कोई राज्य नहीं होगा रिटेलिएट करने के लिए। वो बीच में एक ट्रांजिटरी स्टेट की बात करते हैं जिसे वो कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो ये कहते हैं, कुछ राइटर्स कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है बहुत ही लापरवाही से तैयार किया गया, क्योंकि इसका अक्सर मिसयूज किया जाता है और एक डिक्टेटर बैठ जाता है, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का वो सहारा देता है और बीच में आकर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के नाम पर सत्ता अपने हाथों में ले लेता है और कभी भी वो अपनी सोसाइटी को, ये जो सरकार है, उसे भंग करके कम्युनिज्म में नहीं जाने देता। तो इसका मिसयूज किया जाता है। चौथी बात कि कुछ ओपोनेंट्स ये भी कहते हैं कि जो मार्क्स का कॉन्सेप्ट था फ्रीडम का, जहां पर वो ये कहते हैं कि जो डिक्टेटरशिप आएगी प्रोलेटेरिएट की, वो ज्यादा फ्रीडम को इंश्योर करेगी और वो जो कैपिटलिस्ट क्लास में लिबर्टी दी जाती है उससे ज्यादा होगी, वो उसे भी निगेट करते हैं। कहते हैं ऐसा होता नहीं है। जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आती है तो लोगों के अधिकारों को कम कर दिया जाता है। और पांचवी बात की जो कई सारे सोशलिस्ट रिफॉर्मिस्ट हैं, जो कि सोशलिस्ट फिलॉसफी को प्रोपेगेट करने वाले लोग हैं, वो फियर्स प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन को भी निगेट करते हैं। जैसा कि मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूर इकट्ठा हो जाओ, हथियार उठा लो और इस कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म कर दो। तो ये जो रेडिकल चेंज की बात करी मार्क्स ने, जो रिवॉल्यूशन की, रिवोल्ट की बात करी मार्क्स ने, उससे वो लोग असहमत हैं। उनका ये मानना है कि जो कैपिटलिज्म है उसमें भी डेमोक्रेटिक चेंजेस लाए जा सकते हैं और जो सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म जिसे मार्क्स ने प्रोपोगेट किया, हम उसकी भी बात कर रहे हैं, अन्य लोगों के कम्युनिज्म की भी बात कर रहे हैं, उनके उद्देश्यों को कैपिटलिज्म में सुधार करके भी पाया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक समानता ही तो मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को एस्टैब्लिश करना तो है नहीं, कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करना तो है नहीं। मूल उद्देश्य जो है वो तो सामाजिक आर्थिक असमानता को खत्म करना है और वो हम कैपिटलिज्म में डेमोक्रेटिक चेंजेस के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए इतने वायलेंट और ब्लडी रिवोल्ट की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो एक सिद्धांत था मार्क्स का, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। इस फिलॉसफी में मार्क्स ये कहते हैं कि दुनिया हमेशा से ही दो वर्गों में बटी रही है। हालांकि उसके पहले ये कहते हैं कि एक समय जब इंसान हंटर गैदर हुआ करता था, वो एक प्रिमिटिव सोसाइटी में रहता था, वहां पर समानता थी, लोग चीजों को इकट्ठा करते थे, एक साथ मिलकर खाते पीते थे। लेकिन उसके बाद समाज बदल गया। उसके बाद आ गए मास्टर्स और स्लेव्स। जब हम प्राचीन ग्रीक समाज की बात कर रहे हैं, वहां पर मास्टर्स हुआ करते थे, स्लेव्स हुआ करते थे। समाज दो वर्गों में बट गया। फिर मास्टर्स ने विरोध किया या फिर स्लेव्स ने विरोध किया मास्टर्स के खिलाफ। इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ रोमन सोसाइटी को भी। फिर एक मिडिल एज आया जिसमें फ्यूडल सिस्टम आया। तो एक और रहे फ्यूडल लॉर्ड्स और दूसरी ओर कौन रहे, सर्व्स, ऐसे किसान जिसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। फिर समाज में दो वर्ग बने रहे। उसके बाद सोसाइटी में बदलाव आया। फिर आ गया पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, यानी कि बुर्जुआसी और प्रोलेटेरिएट, यानी कि एक और कैपिटलिस्ट और दूसरी ओर लेबरर्स, यानी कि मजदूर वर्ग। फिर समाज में दो हिस्से आ गए। लेकिन मार्क्स का ये मानना था कि जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी में समानता थी, वैसे ही फिर से ये जो मजदूर वर्ग है ये विरोध करेगा, ये एक वायलेंट रिवॉल्यूशन लेकर आएगा, इस कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म कर दिया जाएगा और समाज में वैसी ही समानता को फिर से स्थापित कर दिया जाएगा जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटी में हुआ करता था। ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है या फिर जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ऐतिहासिक भौतिकवाद या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये आप समझ पा रहे होंगे कि सोसाइटी शुरुआत से ही दो हिस्सों में बटी रही है। एक तो देखिए पहले प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी वो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर इक्वलिटी होती थी। उसके बाद समाज दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ थे मास्टर्स और दूसरी तरफ से स्लेव्स। फिर समाज आगे बढ़ा, यहाँ पर आ गए मास्टर्स की जगह पे लॉर्ड्स, और जब फ्यूडल सिस्टम इवॉल्व हुआ तो और यहाँ पर आ गए सर्फ, जो किसान होते थे या फिर पीजेंट्स। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो यहाँ पर आ गए कैपिटलिस्ट और यहाँ पर आ गए कौन, लेबर्स, ठीक है, या फिर आप इन्हें बुर्जुआसी कह लीजिए, इन्हें प्रोलेटेरिएट कह लीजिए। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि फिर ये जो लेबर्स हैं, ये जो मजदूर वर्ग है, ये रिवॉल्यूशन करेगा और उसके बाद एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा कम्युनिज्म। और जो कम्युनिज्म होगा वो प्रिमिटिव सोसाइटी जैसा होगा। और इसके लिए वो एग्जांपल भी देते हैं। मार्क्स एग्जांपल देते हैं बहती हुई नदी का। मार्क्स ये कहते हैं कि देखिए एक नदी बहती रहती है, अगर आप हर दिन नदी के किनारे पर जाकर देखें तो आपको लगेगा कि नदी स्थिर है, पानी वही है। लेकिन जो आप पानी हर दिन देखेंगे वो पानी हर दिन नया होगा, क्योंकि वो पानी तो निकल चुका है, जो आपने कल देखा था वो तो बह के आगे चला गया। हर दिन पानी इवेपोरेट होता है, हर दिन नदी बहती रहती है और किनारों को काटती रहती है, पानी इवेपोरेट होता है, वापस बरसता है। जो पानी आप हर दिन देखते हैं वो कभी भी आप दोबारा नहीं देख पाते, क्योंकि वो आगे निकल जाता है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि इतिहास तो बदलता रहता है, आपको स्टैटिक लगता होगा लेकिन वो बदलता रहता है। वो कहते हैं लेकिन एक दिन आएगा जब नदी के किनारे कमजोर हो जाएंगे, नदी उन बाड़ों को तोड़ देगी और फिर आएगी एक बाढ़। बिल्कुल वही समाज दो हिस्सों में बटा रहा है समय समय पर, लेकिन एक समय आएगा जब लेबर क्लास विद्रोह करेगा, इस कैपिटलिज्म को खत्म करेगा और फिर जो बाढ़ आएगी जहां पर पानी हर जगह स्थिर और सामान्य दिखेगा, वो समय होगा कम्युनिज्म का। तो ये एग्जांपल है एक उनकी और फिलॉसफी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, जिसमें वो
जौ के दाने का उदाहरण देकर समझाते हैं कि किस तरीके से एक वाद आता है, फिर संवाद आता है, फिर एक वाद, फिर एक संवाद आता है और अंत में जो संवाद निकल के आता है वो अपने आप में ही एक वाद होता है। समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब एक फिलॉसफी होती है और उसके काउंटर में एक फिलॉसफी आती है, जैसे कि कैपिटलिस्ट क्लास है, उसके काउंटर में एक लेबर क्लास आएगा, फिर दोनों आपस में भिड़ेंगे और फिर एक संवाद निकल के आएगा जो होगा कम्युनिज्म। तो उसमें वो जौ के दाने का उदाहरण देते हैं, एक जौ का दाना है, ये वाद है, ठीक है? अब इसे आप जमीन में उगाएंगे तो फिर इसमें से एक पेड़ निकलेगा, वो संवाद होगा और इस पेड़ में फिर एक जौ के दाने की बाली आएगी, इसमें कई सारे जौ होंगे, मतलब ये जो संवाद है इसमें ही अपने कई सारे वाद हैं। तो ये भी एक फिलॉसफी है, बहुत अगर आप नहीं जाना चाहते हैं डिटेल में, डजंट मैटर। बट यहाँ पर ये जो फिलॉसफी दी गई थी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, उसे भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम यहाँ पर नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो कुछ राइटर्स इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री को मार्क्स ने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि दुनिया फिर से प्रिमिटिव एज में चली गई या पूरी दुनिया में कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हो पाया, ऐसा नहीं था। मार्क्स ने उसे एक दिशा देने की कोशिश की, लेकिन वो सही नहीं था, ठीक है? कुछ अन्य क्रिटिक्स भी हैं जो ये कहते हैं कि जो क्लास है, जो उसमें इनइक्वालिटी है, वही एकमात्र समस्या नहीं है। जो क्लास इनइक्वालिटी है, वर्ग असमानता है, वही एकमात्र असमानता नहीं है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी समस्या है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी एक समस्या है और भी कई तरीके की असमानताएं हैं जो समस्या है। लेकिन मार्क्स ने केवल एक चीज को पकड़ा, दैट वाज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये फेयर नहीं था। तो ये कुछ नेगेटिव हमने देखे कम्युनिज्म के। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंपैरिजन दिया गया है कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, अंतर बताया गया है और इसे भी हम समझ लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा और आप जवाब लिख पाएंगे। तो आखिर कंपैरिजन का कारण क्या है हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मतलब क्या है, कम्युनिज्म का मतलब क्या है, सोशलिज्म का मतलब क्या है। कम्युनिज्म का मतलब है सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम दैट फोकसेस ऑन कम्युनल ओनरशिप एंड एलिमिनेटिंग क्लास डिस्टिंक्शन। कम्युनिज्म जो है वो कम्युनल ओनरशिप की बात करता है, जहां पर क्लास जो वर्ग का विभेद है उसे खत्म कर दिया जाता है। सोशलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पब्लिक या फिर कोऑपरेटिव ओनरशिप होती है, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर स्टेट की ओनरशिप होती है, राज्य का अधिकार होता है। आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो मेनली इकोनॉमिक है। बाद में हालांकि अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो पॉलिटिकल भी है। यहाँ पे अंतर में इकोनॉमिक बताया गया है, बट ये शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जब सोशलिज्म की फिलॉसफी इवॉल्व हुई थी तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के खिलाफ हुई थी और वो मेनली इकोनॉमिक थी, लेकिन बाद में पॉलिटिकल भी बनी और सोशल भी बनी। इसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने प्रपोज किया और इसे रॉबर्ट ओवेन ने प्रपोज किया था। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया था मेन आइडिया ये है कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्हें इक्वलिटी को एस्टैब्लिश किया जाए और सोसाइटी को क्लासेस बना दिया जाए। और जो सोशलिज्म का मेन आइडिया है ये भी सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनमें इक्वलिटी को एडवोकेट करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं। देखिए जो बेसिस फॉर कंपैरिजन है यहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कम्युनिज्म में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आवश्यकता के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू नीड, जबकि सोशलिज्म में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एफर्ट या कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब कि यहाँ पर इन इक्वलिटी की गुंजाइश है, जबकि कम्युनिज्म में इन इक्वलिटी की कोई भी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ये हटा देते हैं। मींस ऑफ प्रोडक्शन ये इक्वली ओन किया जाता है स्टेट के मेंबर्स के द्वारा, यहाँ पर ओन किया जाता है सिटीजन के द्वारा, सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, कैसे मैनेजमेंट रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, यहाँ पर पार्टिकुलर अथॉरिटेरियन पार्टी होती है जो इसे मैनेज करती है, जैसे कि बोल्शेविक पार्टी थी वहाँ पर। यहाँ पर जो सोशलिज्म में रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है वो लोग करते हैं, ठीक है? ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं हो सकती। पर्सनल प्रॉपर्टी ओन की जा सकती है, आपका अपना घर हो सकता है, आपके पास अपना कुछ खाने का हो सकता है, बट आप कोई प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। लेकिन सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी की गुंजाइश है, लोकल लेवल पे लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन किया जा सकता है। कैपिटलिज्म की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करता है, जबकि सोशलिज्म में कैपिटलिज्म थोड़े बहुत रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ हमने अंतर देखे, कुछ समानताएं देखी कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।